Guys, in this lecture we will discuss about the pharmacology of cholinergic agonists. First of all, our autonomic nervous system consists of two types of neuron. First one are the cholinergic neuron and another one are adrenergic neurons. Cholinergic neurons are stimulated by the acetylcholine, while the adrenergic neurons are activated by the norepinephrine and epinephrine. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं, मतलब बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में अगर हम उनको थेराप्यूटिकली यूज़ करें। और दूसरी ड्रग्स होती हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के अपोजिट काम करती हैं। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट फर्दर क्लासीफाई हुआ है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में और इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, इनके मैंने न्यूमोनिक्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोलिन खुद, देन बेथेनिकॉल, कार्बिकॉल और पाइलोकार्पिन। इसको हम न्यूमोनिकली ऐसे याद कर सकते हैं ABC पिल। ए से एसिटाइल कोलिन, बी से बेथेनिकॉल, सी से कार्बिकॉल और पिल मीन्स पाइलोकार्पिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को हम थेराप्यूटिकली नहीं देते हैं, इसके दो रीज़न हैं क्यों। एक तो ये कि एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है फ़ौरन इनएक्टिवेट हो जाता है बाय द एंजाइम कोलिन ईस्टरेज। दूसरा ये एसिटाइल कोलिन का कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता है, मतलब वो डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करता है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, इसका मल्टीपल एक्शन होता है। अब एसिटाइल कोलिन जो है अगर हम थेराप्यूटिकली यूज़ भी करें तो ये हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करवाएगा, क्योंकि ये एसए नोड जो है एसए नोड के ऊपर हमारी वेगस नर्व सप्लाई करती है एसए नोड को, और वेगस नर्व रिलीज़ करती है एसिटाइल कोलिन। तो अगर हम एसिटाइल कोलिन थेराप्यूटिकली दें तो एसिटाइल कोलिन हमारे एसए नोड की फायरिंग को डिक्रीज़ करेगा, विच विल रिजल्ट इन द डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। दूसरा एसिटाइल कोलिन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड प्रेशर को लो करवाता है बाय कॉजिंग द वेजोडाइलेशन। एसिटाइल कोलिन हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कैसे करवाता है। एसिटाइल कोलिन जो है M3 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है। जब ये M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड M3 रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द वास्कुलर स्मूथ मसल, M3 रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन ने एक्ट किया तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और आर्जिनिन रिलीज़ हुए हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल से। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और आर्जिनिन रिलीज़ हुए, इनकी वजह से जो है हमारा G प्रोटीन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब G प्रोटीन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे स्मूथ मसल की हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और वो वेजोडाइलेशन में चले जाएंगे। दूसरा एसिटाइल कोलिन का हम एक्शन ये होता है कि ये जीआई की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है, यूरिनेशन इंक्रीज़ करवाता है, देन ब्रोंक्यूल्स की जो सिक्रेशन होती है म्यूकस की उसको भी इन्हांस करवाता है ये। और ये हमारे जो टोन है डिट्रूजल मसल जो हमारे ब्लैडर में लोकेटेड होते हैं उनकी जो है उनकी टोन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। जो हमारे प्यूपिल में मसल लोकेटेड होते हैं उनकी जो है कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से मियोसिस हो जाती है। नाउ अनदर वन इज बेथेनिकॉल। बेथेनिकॉल भी एसिटाइल कोलिन से स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, बस एसिटाइल कोलिन के अंदर एसीटेट होता है और बेथेनिकॉल के अंदर कार्बामेट होता है। तो जो हमारे कोलिन एस्ट्रेजेस होते हैं जो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं वो बेथेनिकॉल पे एक्ट नहीं करेंगे, इसलिए बेथेनिकॉल जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा देर के लिए रहेगा। अब बेथेनिकॉल के जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं वो हम एक तो इसको मेगाकोलॉन इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है मेगाकोलॉन, उसमें यूज़ करते हैं और न्यूरोजेनिक एटोनी में यूज़ करते हैं। कॉल के जो हैं दो थेराप्यूटिक यूजेस हैं, एक तो है मेगाकोलॉन। मेगाकोलॉन में क्या होता है जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो इनलार्ज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती, वो उनके मसल्स की पैरालाइसिस हो जाती है। अब जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है तो हम बेथेनिकॉल देंगे उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने के लिए। दूसरा इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, हम इसको न्यूरोजेनिक एटोनी में यूज़ करते हैं। जब हमारा ब्लैडर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो हम यूरिनेशन करवाने के लिए बेथेनिकॉल देंगे।
नेक्स्ट वन इज़ कार्बाकोल। कार्बाकोल जो है वो थेराप्यूटिकली हम यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट इन द आई में ये मियोसिस करवाता है और जो है हमारे सीलियरी मसल्स का स्पाज्म करवाता है। लेकिन कार्बाकोल को हम थेरेप्यूटिकली इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारे मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ये सिलेक्टिव नहीं होता है, इसलिए मतलब ये यूज़फुल नहीं है थेराप्यूटिकली, सिर्फ आई में देते हैं। एसिटाइल कोलिन भी जो है हमारे मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इसलिए ये नॉन सिलेक्टिव है। वाइल बेथेनिकॉल जो है वो सिर्फ हमारे मस्करिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इसलिए ये थेराप्यूटिकली सेफ है, हम इसको दे सकते हैं। पाइलोकार्पिन जो है इट इज़ द लास्ट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसका ये जो है कॉमनली यूज़ करते हैं हम ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में, क्योंकि ये मियोसिस करवा देता है और सीलियरी मसल्स की स्पाज्म हो जाती है। और दूसरा इसका ये एक्शन है, लेकिन ये हम टॉपिकली सिर्फ कॉर्निया में यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरी जगहों पे दें तो इट इज़ यूज़फुल टू कॉज द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ द टीयर। जो हमारा शोगरान सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। और दूसरा जो हमारे आई में जो टीयर्स प्रोड्यूस करवाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेडिएशंस की वजह से। तो जो टीयर की सिक्रेशन और जो है सलाइवा की सिक्रेशन करवाने के लिए हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं लोकली, लेकिन इट इज़ ओनली यूज टॉपिकली इन द कॉर्निया to cause the meiosis and it is useful in the open angle as well as close angle glaucoma. Then another group is indirect acting cholinergic agonists. These are reversible. इसका क्या मतलब है, पहले तो थे डायरेक्ट एक्टिंग जो कि एसिटाइल कोलिन का ही एक्शन मिमिक कर रहे थे, मतलब एसिटाइल कोलिन की तरह हमारी बॉडी में काम कर रहे थे। दूसरे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब एक एंजाइम होता है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, वो क्या करवाता है, एसिटाइल कोलिन की जो है हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। जो एसिटाइल कोलिन है इस वजह से ही वो ज़्यादा बॉडी में एक्ट नहीं करता, उसका एक्शन प्रोलॉन्ग नहीं रहता है क्योंकि ये एंजाइम उसको क्लीव करवा देता है। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं वो उसके ऊपर बाउंड हो जाएंगे या उसके साथ एक ऐसा कंपाउंड बना देंगे इरिवर्सिबल वे में, उससे अटैच हो जाएंगे, तो जो एंजाइम है वो एसिटाइल कोलिन को क्लीव नहीं कर पाएगा और एसिटाइल कोलिन का एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो ऐसा एक्ट करती हैं, पहले तो है फाइजोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मीन, डोनाजिपिल, एम्बिनोमियम, रिवास्टिग्मीन। ये जो है इनका निमोनिक मैंने बनाया है पेनडार के नाम से। पी से है फाइजोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन, ई से है एड्रोफोनियम, एन से है नियोस्टिग्मीन, डी से है डोनाजिपिल, ए से है एम्बिनोबियम और आर से है रिवास्टिग्मीन। अब फाइजोस्टिग्मीन जो है ना वो रिवर्जिबली जो है अटैच हो जाएगा कोलिनेस्ट्रेजेस के साथ और इसका थेराप्यूटिक यूज़ यही है कि ये हम आई में देते हैं ग्लाइकोमा को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये मियोसिस करवा देता है और सीलियरी मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, उनका स्पाज्म करवा देगा, जिसकी वजह से जो है मियोसिस प्रोड्यूस होगी और ये ट्रीट कर देगा ग्लाइकोमा को। दूसरा इसका है ये इंक्रीज़ करवा देता है इंटेस्टाइन और जो हमारा ब्लैडर है उसकी मोटिलिटी को। ये एज अ एंटीडोट भी काम करता है फाइजोस्टिग्मीन। अगर हम एट्रोपिन ज़्यादा दे दें, एट्रोपिन की ओवरडोजेस हो जाए तो हम फाइजोस्टिग्मीन देंगे जो कि इसके एक्शन को, एट्रोपिन के एक्शन को काउंटरएक्ट करेगा। एड्रोफोनियम नेक्स्ट indirect acting cholinergic agonist is एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम is used for the diagnosis of myasthenia gravis। अगर हम एड्रोफोनियम का इंजेक्शन दें इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मस्कुलर स्ट्रेंथ। दूसरा ये कि अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इट विल प्रोड्यूस द कोलिनर्जिक क्राइसिस और इसका एंटीडोट जो है वो है एट्रोपिन अगर इसका ओवरडोज हो जाए। Now the next is neostigmine. Neostigmine basically act like a physostigmine but it is the more polar compound. It cannot enter in the CNS. और जो neostigmine जो है वो पैरालिसिस मसल में अगर हम इंजेक्ट करें तो मसल विल उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी।
इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए देता है नियोस्टिग्मीन। दूसरा, ये ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है ताकि यूरिन जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो। दूसरा, नियोस्टिग्मीन जो है वो माइसीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये नियोस्टिग्मीन जो है वो मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। अब डोनाजिपिल और रिवास्टिग्मीन, दे बोथ आर यूज्ड थेराप्यूटिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जीमेयर डिजीज़। और एबिनोबियम और पायरिडोस्टिग्मीन, ये दोनों यूज़ होते हैं हमारे माइसीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने में। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्टिंग जो थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, वो दो डिजीज़ को ट्रीट करे थे बेसिकली। एक तो फाइजोस्टिग्मीन तो ग्लाइकोमा को ट्रीट कर रहा था, जबकि एड्रोफोनियम नियोस्टिग्मीन जो है माइसीनिया ग्रेविस को ट्रीट करे थे। डोनाजिपिल और रिवास्टिग्मीन जो हैं वो अल्जीमेयर डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। अब दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आती है, इकोथायोफेट। इकोथायोफेट जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है कि जो हमारा एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसके साथ ये बाइंड कर लेगा कोवेलेंटली, और ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसका एक्शन कोई भी मतलब काउंटर एक्ट नहीं कर सकता है। ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएगा इकोथायोफेट कोलिनेस्टरेज एंजाइम से, जिसकी वजह से अगले मतलब 24 आवर्स तक जब एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा हमारा कोलिनेस्टरेज, जब तक इसका एक्शन प्रोलॉन्ग रहेगा। और ये ट्रीट करने के लिए ग्लाइकोमा जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो है आई में इंजेक्ट करते हैं टू ट्रीट द ग्लाइकोमा। सिर्फ इसका एक ही थेराप्यूटिक यूज़ है। एक्टिवली इसके एडवर्स इफेक्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो, इसका न्यूमोनिक मैंने बनाया है स्लज, SLUDGE। S से सलाइवेशन, लैक्रीमेशन, U से यूरिनेशन, D से डायरिया, E से इमेसिस जिसमें नोजिया और वॉमिटिंग आ जाएगा। तो ये कलेक्टिवली इसके जो है एडवर्स इफेक्ट हैं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।